हाल ही में अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर आई है। खबर थी जीडीपी की। अब इकोनॉमिक्स का खेल ऐसा है कि समझने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम आसान भाषा में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। इससे जुड़ी एक फेक न्यूज का पर्दाफाश भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि जीडीपी क्या है, इसे मापने के तरीके क्या हैं, भारत में इसे कैसे आंका जाता है और बाकी देशों में कैसे इसका आकलन होता है, और भारत की इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद कब तक है, ये भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। ये पॉडकास्ट है। दरअसल न्यूज ये है कि भारत की जीडीपी अप्रैल जून 2020 की तिमाही में 2019 की इसी तिमाही के मुकाबले -23.9% सिकुड़ गई। अब हुआ ये कि बिजनेस टुडे मैगजीन ने इसी पर एक स्टोरी कर दी। स्टोरी में इन्फोग्राफिक्स लगाकर समझाया कि कोरोना की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी घट गई है। इस ग्राफिक्स में भारत का ये जो 23.9 वाला आंकड़ा भी था। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली वगैरह जो G7 देश हैं, उनका भी आंकड़ा था। चीन को भी इसमें जोड़ लिया गया। सभी देशों में भारत की हालत सबसे खस्ता नजर आई। इसके बाद कुछ लोगों ने खबर उड़ा दी कि ग्राफिक्स गलत है, क्योंकि अमेरिका का आंकड़ा जो -9.5% दिखाया गया है वो गलत है। अमेरिका की जीडीपी भारत से भी ज्यादा गिरी है, जो करीब 33% है। बस फिर क्या था, किसी ने एक नकली ग्राफिक्स बिजनेस टुडे के नाम से फैला दिया। उसमें अमेरिका का 33% वाला नंबर भी जोड़ दिया और बताया जाने लगा कि देखिए, अमेरिका की स्थिति तो भारत से भी बदतर है। इसके बाद बिजनेस टुडे ने फिर एक इन्फोग्राफिक्स रिलीज किया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और इटली ने अपने डेटा में कुछ सुधार किया था। लेकिन इस नए इन्फोग्राफिक्स में भी भारत के नंबर जस के तस थे और इन तमाम देशों में सबसे खराब स्थिति में ही दिखा। असल में ये कोई हैरानी परेशानी की बात नहीं है। भारत ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन किया था और ऐसे में जीडीपी का इतना गिरना हैरान नहीं करता। खैर, हमने जीडीपी के फंडे को समझने के लिए, इस ग्राफिक्स वाली फेक न्यूज पर बात करने के लिए और इकोनॉमी की एक दो बातें डिस्कस करने के लिए राजीव दुबे को फोन मिलाया। राजीव दुबे बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको सुनाता हूं कि मेरी उनसे क्या बात हुई, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। राजीव जी, पिछले दिनों बिजनेस टुडे ने एक स्टोरी की और इन्फोग्राफिक्स से समझाया कि कैसे देश की जीडीपी हाल के जो आंकड़े आए हैं उसमें काफी गिर गई है। आप लोगों ने जो स्टोरी की है वो मुझे आधार बताइए एक बार कि किस तरह से हम ये माने कि जीडीपी पीछे गई है। देखिए, जो हमने ग्राफिक बनाया था, हमने जो स्टोरी की थी, वो ग्राफिक था मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, मेजर इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड। वो थे G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 नेशन, और इंडिया और चाइना। तो ये 9 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो सबसे बड़ी जिनकी इकोनॉमी है, उनको कंपैरिजन किया था। वो उनके हिसाब से जो हमने लाइक टू लाइक कंपैरिजन किया था, जो 2020 का अप्रैल जून क्वार्टर को कंपेयर किया 2019 के अप्रैल जून क्वार्टर से, तो उसके हिसाब से भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा श्रिंक हुई है और वो भी 23.9% का श्रिंकेज हुआ है। उसके मुकाबले बाकी देशों का, यूके का 20% के करीब हुआ, यूएस का 9.1% हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इस ग्राफिक को कंफ्यूज करने के लिए, रीडर्स को कंफ्यूज करने के लिए, एक दूसरा नंबर जो मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, वो ये था कि यूएस की इकोनॉमी बल्कि भारत की इकोनॉमी से बदतर गिरी है, और वो थी, उन्होंने जो नंबर दिया वो 33% का था। मैं आपको बताऊं कि जो 33% का जो नंबर था यूएस का, वो बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं था भारत के नंबर से। भारत के नंबर से यूएस के कंपैरिजन हमारे ग्राफिक में जो दिया है वही कंपैरिजन वैलिड है, वही जायज है, वो 9.1 है। और भारत की इन 9 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में सबसे ज्यादा बदतर जीडीपी की हालत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वो कंपैरिजन है 33% का, मैं आपको बता दूं, वो एक नंबर होता है एनुअलाइज्ड जीडीपी। एनुअलाइज्ड जीडीपी क्या होती है
कि अगर आपने देखा कि अप्रैल जून क्वार्टर में हमारा उनका हालत 9% गिरा, तो पूरे साल में अगर वही हालत, वही कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी का रहा क्वार्टर बर क्वार्टर, तो अगले 4 क्वार्टर्स में, अगले 3 क्वार्टर्स में, पूरे साल में मिला के उनका कैसा जीडीपी का हालत रहेगी वो दर्शाता है वो ग्राफिक। असल में जो हमारे राजीव जी एनुअलाइज, या जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि बिजनेस टुडे ने एक इन्फोग्राफिक बनाया था जिसमें ये दिखाया था कि भारत की जो जीडीपी है वो 23.9% तक सिकुड़ गई है और उसमें तुलना की गई थी कई और देशों से। लेकिन सोशल मीडिया पर एक इन्फोग्राफिक वायरल हुआ जो दरअसल बिजनेस टुडे ने बनाया ही नहीं था और उसमें अमेरिका की जीडीपी को भारत से भी ज्यादा खराब स्थिति में दिखाया, जबकि वो केवल एक आकलन था, मतलब एक अंदाजा था, उसका असली तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। यही आप कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एनुअलाइज जीडीपी से कर रहे हैं, उसका कोई कंपैरिजन वैलिड ही नहीं है। ये मुर्गी के अंडे को बतख के अंडे से कंपेयर करने जैसी बात हुई और ये कह देना कि दोनों आखिरकार तो अंडे ही होते हैं, तो ये दोनों एकदम गलत है। जो क्वार्टरली नंबर भारत का 23.9 माइनस 23.9 है, उसका कंपैरिजन सिर्फ यूएस के 9.1 से हो सकता है। जो दूसरा कंपैरिजन हमने एक और ग्राफिक बनाया जो लाइक टू लाइक कंपैरिजन है, अगर आप यूएस के 33% से कंपेयर करेंगे तो भारत का -75% है, वो भी ग्राफिक हमने रिलीज किया। तो हमने कल शाम को तीनों ग्राफिक, देखिए जीडीपी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, 3 तरह से जीडीपी के नंबर्स आप देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो देश जीडीपी के नंबर रिलीज करते हैं वो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट रिलीज करते हैं, एडवांस एस्टिमेट रिलीज करते हैं और फिर फाइनल नंबर्स आते हैं, तो रिवाइज होते हैं वो नंबर्स। और वही उसी वजह से हमने भी अपना ग्राफिक रिवाइज किया। यूएस ने पहले 9.5% बताया था, फिर 9.1% बताया, बट 33% का उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो 33% वाला हमने ग्राफिक रिलीज किया है उसका अगर आप कंपैरिजन करें तो भारत की जीडीपी एनुअलाइज्ड रेट पर 75% तक गिरेगी। पर ये सारा अनुमानित होता है, ये एक्सट्रापोलेटेड डेटा होता है, ये हाइपोथेटिकल डेटा होता है, उसका कंपैरिजन रियल डेटा से नहीं कर सकते। रियल डेटा भारत का 23.9 नेगेटिव है और रियल डेटा यूएस का 9.1 नेगेटिव है, उसको कंपैरिजन आप 33% से नहीं कर सकते। यानी अमेरिका की जीडीपी गिरी है लेकिन भारत से खराब स्थिति उसकी नहीं है। नहीं जी। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए कि जीडीपी हम लोग जो आंकते हैं, मापते हैं कि बेहतर हुई या खराब हुई, उसके मापक क्या है, तरीका क्या है? आपने कहा ना कि 2-3 तरीके हैं, एक बार वो समझाइए। जी, तो देखिए, एक तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है आउटपुट जो होता है किसी भी देश में, या गुड्स का या सर्विसेज का, उसको कंबाइन करके जो वैल्यू निकलती है वो जीडीपी होती है। तो कुछ भी आप जो देश में बनता है, या गुड्स बनते हैं या सर्विसेज बनती हैं, उनकी जो वैल्यू को कंबाइन जब कर देते हैं तो देश के लेवल पे जब कंबाइन करते हैं तो वो नंबर जीडीपी का होता है। जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, और जब घटता है इसका मतलब है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है। तो इसका मतलब जो हमारा 24% श्रिंक किया है, उसका मतलब हमारे देश में 24% तक इकोनॉमिक एक्टिविटी घट चुकी है गुड्स और सर्विसेज को मिला के। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। लेकिन जिस 3 तरह से इसको ऐसे मापा जाता है कि एक तो होता है कि आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करिए, जैसे कि अप्रैल जून 2020 का अप्रैल जून 2019 से कंपैरिजन करिए, जैसा कि हमने उस ग्राफिक में दर्शाया। दूसरा होता है एनुअलाइज, कि आपने अप्रैल जून 20 को देखा कि हम अगर अप्रैल जून 20 में हमारी ये जीडीपी रही तो पूरे साल में इसी लेवल से खराब होती रही तो पूरे साल में कितनी खराब होगी। तो वो एक्सट्रैपोलेशन होता है, हाइपोथेटिकल होता है, एस्टिमेटेड होता है, वो अलग कंपैरिजन होता है। उसको बोलते हैं एनुअलाइज जीडीपी, क्योंकि वो एक्चुअल जीडीपी नहीं होती, वो रियल जीडीपी नहीं होती। और तीसरा तरीका होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने का, कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से की मुकाबले कैसी हमारी जीडीपी। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो सोशल मीडिया में और ट्विटर में लोगों ने इन तीनों को कंफ्यूज करके, और कुछ लोगों ने इसको जानबूझ के किया, डिलिबरेटली किया, और जिससे कि सारा ये कंफ्यूजन पैदा हो, और कुछ लोगों ने इग्नोरेंस में किया। तो ऐसे इन सब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने तीनों ग्राफिक लाइक टू लाइक कंपैरिजन करके तीनों ग्राफिक इन 9 कंट्रीज के सेपरेटली रिलीज किए हैं कल शाम को,
वो ये दर्शाता है कि अगर आप भारत का कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर से करना चाहें तो ये ग्राफिक है, एनुलाइज करना चाहें जरूर करिए, 33% के हिसाब से भारत का -75% है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर करना चाहें तो भारत का 24% के हिसाब से यूएस का 9.1% है। तो आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करिए, मुर्गी के अंडे को मुर्गी के अंडे से कंपेयर करिए, बतख के अंडे को बतख के अंडे से कंपेयर करिए, लेकिन दोनों को अंडा बताकर कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। राजीव जी, ये जो 23.9% का आंकड़ा है, ये तो ठोस आंकड़ा है। तो ये जो आंकड़ा आया है, ये जो आपने 3 तरीके बताए, उनमें से कौन सा तरीका अपनाया गया तो ये आंकड़ा सामने आया? जी देखिए, हर देश अपना अलग अलग तरीका अपनाता है। यूएस जो है वो एनुअलाइज जीडीपी पर ज्यादा भरोसा करता है। भारत जो है वो ईयर ऑन ईयर जीडीपी पर ज्यादा भरोसा करता है। तो जब भी आपको कोई नंबर कंपेयर करना होता है तो अगर यूएस का जो एनुअलाइज जीडीपी का नंबर है उसका भारत के ईयर ऑन ईयर जीडीपी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको यूएस का अगर ईयर ऑन ईयर करना है तो यूएस का ईयर ऑन ईयर निकालना पड़ेगा, और अगर भारत का एनुअलाइज करना है तो भारत का कंपेरेबल टू यूएस एनुअलाइज डेटा निकालना पड़ेगा। तो भारत का जो 23.9% है वो इस साल का अप्रैल जून क्वार्टर का कंपैरिजन है पिछले साल के अप्रैल जून क्वार्टर का। इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। तो वो उस कंपैरिजन को लाइक टू लाइक कंपेयर करने के लिए हमने सारे 8 अलग देशों का, जैसा मैंने आपको बताया, G7 ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज प्लस इंडिया प्लस चाइना, ये 9 कंट्रीज का वो ग्राफिक का डेटा है। अभी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि कंट्रीज का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं और वैसे वैसे कंट्रीज रिवाइज करती हैं डेटा। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होते हैं, एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, फाइनल एस्टिमेट्स होते हैं। तो यूएस ने एक वक्त जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट दिया था उस वक्त के डेटा के हिसाब से एक ग्राफिक बना, और यूएस ने जो फाइनल एस्टिमेट दिया है, फाइनल नंबर दिया है, उसके हिसाब से दूसरा ग्राफिक बना। उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक 9.5 है, एक 9.1 है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कि ये 9.5 या 9.1 नहीं है बल्कि 33% है, वो एकदम गलत है। इसीलिए हमने ये पूरी तरह से एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि आप तीनों को अगर अलग अलग कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स करना चाहें तो ये हमारे तीनों ग्राफिक हैं, आप देख लीजिए। यूएस का 33% से कंपेयर करना चाहते हैं तो भारत का -75% है, यूके और उनका 60% के करीब होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर आप यूएस के 9.1 से कंपेयर करना चाहें तो भारत का 23.9% है, वही जायज कंपैरिजन है। और इन तीनों को मिक्सअप करने की कोशिश इस वजह से की जा रही है कि ये दिखाने के लिए कि हमारी इतनी खराब हालत नहीं है। लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि आखिरकार भारत का जो लॉकडाउन रहा है सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना ही होना था। दुनिया भर में इतना टाइट लॉकडाउन किसी भी देश में नहीं किया गया। फैक्ट तो इकोनॉमी में दिखेगा ही दिखेगा। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जिस वक्त कोविड ने हमको हिट किया उस वक्त हमारी इकोनॉमी सबसे खराब हालत में थी, क्योंकि पिछले 16 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही थी। 9% ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ 9 से ऊपर थी हमारी क्वार्टरली ग्रोथ, वो घटकर 3% तक आ चुकी थी मार्च के क्वार्टर में जब हमको कोविड ने हिट किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोविड ने उस वक्त हमको हिट किया और हमको लॉकडाउन में जाना पड़ा तो उस वक्त हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसको बहुत खराब थी ऑलरेडी, और उसके ऊपर कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई। तो हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन 24% होना ही होना था। इसमें तो इसमें शर्म की या शक की कोई बात है नहीं। ये तो हमने एज अ नेशन भी डिसाइडेड कि हमको ये लॉकडाउन में जाना है तो हमने किया। इसमें घबराने की या ऐसा दिखाने की परेशान होने जैसी कोई बात नहीं थी। इसमें कमतर, अपने आप को कमतर समझने जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि तो आंकड़ा है, हमने तय किया था कि ऐसा होना है, होगा। हमारी चॉइस थी, हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन करना है। तो भारत ने जब सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया तो ये तो हम गर्व से कहते हैं कि हमने बहुत तेजी से कंट्रोल किया है कोरोना को या कोविड को। डिस्पाइट की जैसे नंबर अब बढ़ रहे हैं फिर भी हमारे काफी हद तक कंट्रोल में है।
तो इसमें इसमें शर्म की क्या बात है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है कि आखिरकार अगर हमने खुद चूज किया टाइट लॉकडाउन, तो वो टाइट लॉकडाउन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेज हमको बेयर करने पड़ेंगे, और वो उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम ठप हो गई, तो उसमें 24% अगर हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो वो तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप राजीव जी लंबे वक्त से बिजनेस की खबरें कवर करते रहे हैं, अर्थशास्त्र से जुड़ी सारी बारीकियां समझते भी हैं। मुझे आपसे आखिरी सवाल बस ये पूछना है, ये स्टोरी से अलग सवाल है लेकिन हम सभी के जहन में घूम रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जीडीपी का आंकड़े बहुत खराब हैं, निराशा भी होती ही है क्योंकि भारत दूसरी सबसे बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर निकल रहा था आगे, मतलब चीन के पीछे ही था लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। ये जो इस बार आंकड़े आए हैं, अब जो अगले आंकड़े आएंगे, अगले आंकड़े इनसे बेहतर होंगे क्या, और क्या वो कुछ उत्साह, कुछ आशा जगाएंगे क्या? देखिए, मैं रियलिटी आपको बताऊं कि अप्रैल जून क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखिए, आपको एनेक्डोटल एविडेंस आपको खुद बताएगा कि आप अपने अगर नेबरहुड में देखते हैं कि अगर 10 दुकानें थी या 10 बिजनेसेस थे, तो उसमें 4 से 5 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, या ऐसे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो क्लियरली जो जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मे भी 24% कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो 15% होगा या 18% होगा या कुछ भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि हमारे बिजनेसेस अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं। और जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पावर ऑफ लॉकडाउन है, वो भारत में जो पहले नेशन डिसाइड कर रहा था, जैसे प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया, फिर स्टेट्स को वो पावर डिवॉल्व की गई। आज के दिन में पावर ऑफ लॉकडाउन जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है। तो जैसे जैसे वो देखेंगे कि उनके आंकड़े उनके एरिया में बढ़ेंगे, तो वो लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन खोलेंगे, वो डिसाइड करेंगे। अभी चीफ मिनिस्टर भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये पावर ऑफ जैसे जैसे लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट में होता है, खुल रहा है, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। और वैक्सीन आने की उम्मीद दिसंबर के महीने में है, और दिसंबर के महीने में के बाद जो सरकार को वैक्सीन की सप्लाई शुरू होगी, 6 करोड़ वैक्सीन पर मंथ के हिसाब से सप्लाई शुरू होगी मार्च तक, और उसके बाद मार्च से जून तक 10 करोड़ पर वैक्सीन पर मंथ सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को देगी। सरकार ने 68 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को, और वो जून तक उनके पास आएंगी। जैसे जैसे ये वैक्सीन सरकार को मिलेगी, उसके बाद वो लगाना शुरू करेंगे, और उसका भी वाटरफॉल मैकेनिज्म है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं या जो सबसे ज़्यादा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहले लगाई जाएगी। तो वो प्रोसेस मेरे ख्याल से करीब एक साल तक चलेगा। इस वजह से मुझे ये लगता है कि जो सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, इस फिस्कल में कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो करीब 10 से 15% की 10 से 12 से 15% के बीच में होगा हमारी इकोनॉमी का। हम इकोनॉमी में इस साल में, इस फिस्कल में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक डेफिनेटली रिकवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी अनुमान है कि अगर आपकी इकोनॉमी 12% एक साल में श्रिंक करती है, तो वो डेफिनेटली आप एक अगले साल में उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप ग्रो करने भी लगेंगे तो 6 से 8 से 10% कोशिश कर सकते हैं कि आप अगर बहुत तेज भी ग्रो करेंगे तो 8 से 10% की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तब भी आप जो पिछले साल में श्रिंक कर गए हैं वो उतना रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो 2020-21 तो पूरी तरह से नेगेटिव में रहेगा। 21-22 में रिकवरी शुरू होगी। तो जहां तक बिजनेसेस हैं, मैं आपको बताऊं कि होंडा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनके 2019 के आंकड़े थे कार सेल्स के, वो अब सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022-23 वाले साल में। तो आप सोचिए 4 साल का वो एक लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2019 के जो आंकड़े थे वो 4 साल का उनको नुकसान होगा, और वो 19 वाले नंबर जो हैं सेल के वो 2023 में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा झटका बिजनेसेस और इकोनॉमी को लगा है, तो इसको उससे रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। और इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से नहीं होती है, जैसे फॉल तो बहुत तेज होता है लेकिन राइज इतनी तेजी से नहीं होता है। तो 2 साल का बहुत बड़ा झटका है, और मेरे ख्याल से जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर इकोनॉमिक रिवाइवल, जो वो 2022-23 से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन मुझे फिर से आपकी ये बात यहाँ पर याद आ गई है
कि ये सब आंकड़े अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने सेहत को अर्थव्यवस्था पर तवज्जो दी थी, प्राथमिकता दी थी, ये हमारा फैसला था, सामूहिक फैसला था। और जाहिर है स्वास्थ्य प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। और ठीक है, आज जो हुआ, कल परसों नरसों चीजें बेहतर होंगी। साल 2 साल आते आते अगर सब कुछ ठीक रहा तो अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ ही लेगी। उम्मीद है कि जीडीपी को लेकर आपके कुछ संशय दूर हुए होंगे और हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं उन्हें लेकर भी कई सवालों के जवाब मिले होंगे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहें या फिर किसी और भी पॉडकास्ट पर अपनी कोई राय रखना चाहें तो हमें radio@aajtak.com पर जरूर मेल करें। हमें आपकी मेल्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें अब आप टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।